पिछले कुछ सत्रों से हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 में गुरुत्वाकर्षण नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक के सत्रों में हमने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझा, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, और गुरुत्वाकर्षण बल को व्यक्त करने के लिए न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका हमने अध्ययन किया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान और मात्रक और ये नियतांक क्या है इसको हमने समझा, और फिर हमने गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने की शुरुआत की थी। कुछ हमने पिछले सत्र में आंकिक प्रश्न एक शुरू किया था, जो बड़ा प्रश्न था, उसका एक पार्ट हमने कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले टॉपिक्स पर आज चर्चा भी करेंगे कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में था कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। सेकंड कंडीशन थी कि यदि वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी या तिगुनी कर दी जाए, और तीसरी कंडीशन ये पूछी गई थी कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था और ये देखा था कि पहली स्थिति में मान लिया वस्तुओं के बीच की जो दूरी है वो d है, वस्तुओं के द्रव्यमान कैपिटल M और स्मॉल m है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अगर g है तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर होगा। ये हम कर चुके थे। फिर हमने लिया कि यदि वस्तु का द्रव्यमान, किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया, तो हमने पहली वस्तु जो थी उसका द्रव्यमान दोगुना करके ले लिया था कि मान लिया पहली वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M की बजाय क्या हो जाता है, M डैश हो जाता है। ये जो M डैश है, M डैश बदल कर कितना हो गया, अगर हमसे पहले स्थिति के हिसाब से माने तो दो गुना हो गया, यानी 2m हो गया उसका द्रव्यमान। तो तब जो नया बल होगा वो F डैश जो बल आया था वो क्या हमने ज्ञात कर लिया था कि वो कितना निकल के आया था, 2gm अपॉन डी स्क्वायर। और इसकी गणना करने के बाद हमने ये निकाल लिया था कि इन दोनों में यानी बल में परिवर्तन क्या हुआ, F डैश अपॉन F इज इक्वल टू, इसको हमने हल करके निकाल दिया था कि F डैश जो है 2F हो जाता है। यानी बीच के जो दोनों पिंड हैं उनमें से किसी भी एक पिंड का द्रव्यमान अगर हम दोगुना कर देंगे तो उनके बीच में लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाएगा। इतना जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने कर लिया था। अब एक बार फिर से हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि यदि वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी या 3 गुनी कर दी जाए तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको भी हम इसी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। कि यदि पहली स्थिति है, पहली स्थिति में हम जानते हैं कि जो बल लग रहा था वो क्या था, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 से यहां पे नोटेशन इसको दे रहा हूं या समीकरण 1 से व्यक्त कर रहा हूं। पहली स्थिति में जबकि बड़े पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है, छोटे पिंड का द्रव्यमान यानी दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, उनके बीच की दूरी d है, तो उनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, F इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि यदि दूरी दो गुनी कर दी जाए यानी जो दूरी है मैं उसको मान लेता हूं कि अब मान लिया वो डी डैश हो जाती है, तो डी डैश क्या होगी, दो गुनी यानी 2d हो जाएगी, पहले की दो गुनी। तो जो नया बल आएगा इनके बीच में लगने वाला
बल का नया मान आएगा, या बल का परिमाण आएगा एफ डैश, जिसको मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा जी एम एम, क्योंकि द्रव्यमानों के मान में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए इस समीकरण का अंश तो वही रहेगा, लेकिन दूरी जो है वो हो जाएगी डी डैश का स्क्वायर। इसको अगर हम लिख दें, डी डैश का मान क्या है 2d है, इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा ये आया हमारे पास जी एम एम अपॉन 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4d स्क्वायर। तो एफ डैश और एफ में क्या संबंध है ये ज्ञात करने के लिए हम इनकी तुलना कर सकते हैं। मान लिया हमने ये निकाला एफ डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 4d स्क्वायर। तो एफ डैश अपॉन एफ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 1 से भाग दे दें, इनके मान रख लें जी एम एम अपॉन 4d स्क्वायर अपॉन एफ का मान क्या था जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां पर भी एक भिन्न के बट्टे में दूसरी भिन्न है, तो इसको इस तरह से हम हल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे क्या आया, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/4, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ डैश का मान हो गया वो कितना हो गया 1/4 हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 एफ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दूरी थी, दूरी को 2 गुना अगर हमने किया तो 2 गुना करने पर इसका जो मान हो गया 1/4, यानी 4 गुना कम हो गया इनके बीच में लगने वाले बल का मान। दूरी को 2 गुना करने पर इनके बीच में लगने वाले बल का मान कितना हो गया 4 गुना कम हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अगर दूरी को 2 गुना करेंगे तो इनके बीच में लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। 4 गुना कम होने का मतलब 1/4 रह गया उसका। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। 2 गुना किया था, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, तो 2 का वर्ग 4 हुआ, इसलिए 4 का व्युत्क्रम 1/4, यानी जो बल आया नया बल वो पहले बल का 1/4 रह गया। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है। और हमें जो दूसरी कंडीशन जो हमारी थी कि यदि उनके बीच के जो बल है या उनके बीच की जो दूरी है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं कि बीच की दूरी को 2 गुना करने पर बल का मान 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही हम 3 गुनी जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि 3 गुनी कर दी जाए, तो इसी प्रकार से हम 3 गुनी के लिए भी निकाल सकते हैं कि यदि दूरी का मान 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा। तो इसका मतलब जो बल है वो बल घटकर कितना रह जाएगा 1/9 भाग रह जाएगा, यानी जो प्रारंभिक बल है उसका 9वां हिस्सा ही यहाँ पे रह जाएगा। अब हम लेते हैं तीसरी कंडीशन कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो देखिए अभी हम बात करें कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं, तीसरी जो हमसे शर्त पूछी गई है। तो देखिए पहला जो सामान्य स्थिति थी, जबकि पिंडों के द्रव्यमान कैपिटल एम और स्मॉल एम थे और उनके बीच की दूरी डी थी, तो उनके बीच में जो बल लग रहा था वो था जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और अब यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान क्या कर दिया आपने, दोगुने कर दिए, दोनों पिंडों या वस्तुओं के यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तो हम इनके नए द्रव्यमान मान लेते हैं कि माना जो बड़ी वस्तु है उसका द्रव्यमान एम डैश हो जाता है और छोटी वस्तु है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम डैश हो जाता है। तो देखिए एम डैश क्या होगा, क्योंकि दुगुना कर दिया इसलिए 2 कैपिटल एम के बराबर होगा और स्मॉल एम डैश भी क्या होगा, 2 स्मॉल एम के बराबर हो जाएगा। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान हमने क्या कर दिए हैं, दो गुने कर दिए हैं। अब इस स्थिति में इनके बीच में जो बल लगेगा, मान लिया वो बल क्या है, एफ डैश है, तो वो बल क्या होगा, एफ डैश जी एम डैश स्मॉल एम डैश अपॉन डी स्क्वायर। यहां पे डी स्क्वायर इसलिए लिखा है कि दूरी के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसलिए दूरी पहले भी डी थी और अब भी डी है। इसका मान की अगर हम गणना करें तो जी एम डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2m, स्मॉल एम डैश जो है उसकी जगह भी 2 स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर की जगह तो डी स्क्वायर है ही। तो या हम लिख सकते हैं कि एफ डैश क्या हो गया, इसको हम हल करेंगे, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति में वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था F इज इक्वल टू, वो बल कितना था, वो बल था जिसको हमने ये इक्वेशन 1 से प्रदर्शित किया है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। और दूसरी स्थिति में जब हमने उनके दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए तो एफ डैश जो आया वो आया 4g एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इनमें क्या रिलेशन है, तो हम देख सकते हैं कि एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू, यानी हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं। तो एफ डैश का मान तो क्या है, 4g एम एम अपॉन डी स्क्वायर, 4g एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, f का मान, f का मान क्या था, g एम एम अपॉन डी स्क्वायर। आइए इसको हल करते हैं, तो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 4g एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू, चूंकि भिन्न के भी बटे में दूसरे भिन्न है इसलिए हम क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। यहां पे हम देखेंगे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर और जी एम एम से जी एम एम कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आया कि एफ डैश इज इक्वल टू, या एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 4, या एफ डैश बराबर 4f। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना करने के पश्चात जो नया उनके बीच में लगने वाला बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो पहली स्थिति का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हम उत्तर दे सकते हैं इसका कि वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को दोगुना करने पर पहली स्थिति का या पहले से 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं इस सूत्र के आधार पर या इस गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है महत्व कहां कहां हमें दिखाई देता है या इसका हमारे लिए क्या महत्व है। ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या महत्व है। या जो गुरुत्वाकर्षण नियम हमने पढ़ा, जिसने हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, उसके आंकिक मान के बारे में बताया, इस नियम के आधार पर हम दैनिक जीवन की किन किन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, किन घटनाओं को समझ सकते हैं। तो पहली तो हम स्वयं से संबंधित ही लेते हैं। देखिए, हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें पृथ्वी से जो बांध कर रखे हुए है, यानी आपने सुना होगा कि जब अंतरिक्ष में कोई चला जाता है या अंतरिक्ष यात्रियों को आप देखते होंगे टीवी पर, विभिन्न फिल्मों में, तो आप देखते हैं कि वो जमीन से या अपने जो जिस सतह पे वो रहते हैं वहां से जुड़े नहीं रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। और जबकि उसके विपरीत हम जो पृथ्वी पर खड़े रहते हैं, तो पृथ्वी पर क्या है, हम अपनी सतह पर या जमीन पर खड़े हैं। तो ऐसा कौन सा बल है कि जो हमें पृथ्वी की सतह पे बांधे रखे हुए है, तो वो यही बल है। हम कह सकते हैं यानी हमें पृथ्वी की सतह पर रखने वाला जो बल है, ये बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है। यानी पृथ्वी हमारे ऊपर जो आकर्षण बल लगा रही है, उसी बल के कारण हम पृथ्वी की सतह पर टिके हुए हैं, वरना हम भी क्या होते, हवा में तैर रहे होते या पृथ्वी की सतह से कह सकते हैं ऊपर होते, उखड़ चुके होते। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है और वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो जो गति है, चंद्रमा की जो गति है, कहां, पृथ्वी के चारों ओर। यह गति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव होती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अब कैसे होती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया ये पृथ्वी है हमारी अर्थ, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा, मून। तो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था, ये जो वृत्तीय मार्ग दिख रहा है, ये है चंद्रमा की कक्षा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक अपनी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो पिछले अध्याय में हमने जब गति के विभिन्न रूप पढ़े थे, तो सरल रेखीय गति के बाद एक समान वृत्तीय गति भी पढ़ा था। एक समान वृत्तीय गति यानी जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रही होती है, तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है।
तो चंद्रमा की जो गति है पृथ्वी के चारों ओर, वो भी क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। और एक समान वृत्तीय गति के लिए जरूरी है, वो गति तभी संभव हो पाती है जबकि क्या हो, उस गति में केंद्र की तरफ एक बल लगे। यानी जो गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु पर हमेशा जो गति का मार्ग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वृत्ताकार मार्ग है, उस वृत्त के केंद्र की तरफ एक बल लगता रहे। उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। अगर यह अभिकेंद्रीय बल मौजूद है, ये कहीं से मिल रहा है या लग रहा है, तो क्या होगा कि वो वृत्ताकार गति चलती रहेगी या वो वस्तु गति कर सकती है। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं है तो वस्तु की वृत्ताकार गति फिर संभव नहीं है, या एक समान वृत्तीय गति उसकी संभव नहीं है। तो इसका मतलब कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, केंद्र की तरफ यानी पृथ्वी की ओर उसको एक बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो वो अभिकेंद्रीय बल उसे कहां से प्राप्त होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो क्या होगा, चंद्रमा को गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाएगा और चंद्रमा की गति संभव नहीं हो पाएगी उसकी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही जिस तरह से चंद्रमा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा होता है पृथ्वी के चारों ओर, ऐसे ही जो हमारा सूर्य है, सन, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रह हम जानते हैं। हमारे चंद्रमा के क्या है, हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, वो प्लैनेट्स जो है उनकी भी अपनी अपनी कक्षाएं होती हैं। वो ग्रह भी क्या करते हैं, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इनकी गति भी क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति ही होती है। एक समान वृत्तीय गति करने के लिए इनको भी क्या चाहिए, फिर उसी प्रकार से क्या चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिएगा। और वो अभिकेंद्रीय बल भी कहां से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ही इनको प्राप्त होता है। तो ग्रहों की गति भी जो है सूर्य के चारों ओर, वो भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाती है। ऐसे ही ये कौन सी गति थी, ग्रहों की गति। ऐसे जो ज्वार भाटा की घटना होती है, ज्वार भाटा यानी जो समुद्र का जल स्तर आप देखते होंगे कि विभिन्न समय पे चढ़ता और उतरता है, उसकी घटना भी इसी के कारण संभव होती है। तो आज के लिए इतना ही। इसी को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारा विभिन्न घटनाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व क्या है। आप इसका अभ्यास करेंगे, इसके बाद हम अगले सत्र में इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।